हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर 5 ह्यूमन रिसोर्सेज। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ज़्यादातर पॉपुलेशन के बारे में और कुछ ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में। रिसोर्स यानी कि साधन मैंने लिख दिया है, जो टफ वर्ड है उनसे मैंने ऊपर लिख दिया ताकि आपको आसानी हो। मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी सोशल साइंस का चैप्टर हो या साइंस का चैप्टर हो, उसको एक कहानी की तरह पढ़िए। कहानी की तरह पढ़ेंगे तो जैसे मूवी देखते हैं, मूवी का हर एक डायलॉग याद हो जाता है, वैसे ही जब इसको देखेंगे एक मूवी की तरह, ये मत सोचिए कि मैं पढ़ रहा हूँ, लेक्चर ले रहा हूँ। आप एक मूवी की तरह इस चैप्टर को या कोई भी चैप्टर को कहीं भी पढ़िए तो एक मूवी की तरह पढ़िए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। लास्ट चैप्टर है ये ज्योग्राफी का, अब बाकी तो मिलेंगे क्लास 9th में। चलिए शुरू करते हैं। एक चीज़ और बता दें, इस चैप्टर में ज़्यादातर मैं फिर बता दे रहा हूँ कि पॉपुलेशन से रिलेटेड है, यानी कि किस कंटिनेंट में ज़्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है, और किस कंट्री में ज़्यादा पॉपुलेशन है, यानी कि लोगों का भीड़ किस कंट्री में ज़्यादा है और किसके कारण ये बढ़ रहा है, जिसकी वजह से कई सारी दिक्कतें आ रही हैं पॉपुलेशन से, यानी कि भीड़ भाड़ से। अब जाहिर सी बात है, आपको भी पता है कि जितना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा हम लोग को दिक्कत होने वाली है। दिक्कत किस बात का? पानी कम पड़ेगा, खाना कम पड़ेगा, व्यवस्था जो होगा घर बार का वो कम पड़ेगा, ज़मीनें कम पड़ जाएंगी, क्योंकि हमको पता है कि पूरे पृथ्वी पे 70% पानी है और बस 30% ही ज़मीन है, जिसमें से 30% के अंदर भी कई सारे जंगल हैं, पहाड़ है, नदियाँ हैं और बस कुछ ज़मीन है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन के बढ़ने के कारण काफ़ी ज़्यादा समस्या हो रही है। ठीक है, चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। पहला पैराग्राफ कह रहा है कि जो लोग हैं, जो पीपल के किसी भी नेशन के लोग हो, चाहे इंडिया के हो, चाहे पाकिस्तान को, चाहे भारत के हो, मतलब किसी भी कंट्री के हो, अमेरिका, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, किसी भी कंट्री के लोग हों, वही लोग क्या हैं, वो खुद के रिसोर्स हैं, मतलब कि अपने कंट्री के लोग रिसोर्स हैं। वही कह रहा है पीपल आर अ नेशंस ग्रेटेस्ट रिसोर्स, यानी कि किसी भी कंट्री का लोग जो हैं वही क्या है, एक बहुत बड़े रिसोर्स हैं, यानी कि जो इंसान है वो भी बहुत बड़े रिसोर्स के तौर पर हैं। नेचर जो भी उन्हें उपहार देता है, बॉन्टी यानी कि उपहार है या इनाम, और उपहार इनाम में क्या आ जाएगा हमको? जल यानी कि पानी नेचर ही तो दे रहा है, ऑक्सीजन नेचर ही दे रहा है, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं। तो ये हमारे लिए क्या है, एक तरह के गिफ्ट की तौर पे, यानी कि उपहार ये बाउंटी की तरफ से है, जिसकी वजह से लोग क्या कर रहे हैं, इसकी वजह से लोग जिंदा हैं और इसी की वजह से ये लोग अपने जीवन को क्या सफल कर रहे हैं। भाई पानी नहीं होगा, खाना नहीं होगा और ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम जिंदा तो रहेंगे नहीं। तो वही कह रहा है ये सब नेचर का क्या है, एक तरह से गिफ्ट है, एक तरह से उपहार है हमारे लिए, चाहे किसी भी कंट्री में आप रह रहे हो। फिर कह रहा है कि नेचर का कोई भी चीज़ हो वो तब तक इंसानों के लिए यूज़फुल नहीं है जब तक कि वो क्या कर रहे हैं, उनको यूज़ न करें। भाई देखो, अगर पानी जो है दिखा है, समुद्र का पानी है, वो तो खारा होता है, पीने लायक नहीं होता, सबको पता है। अगर इंसान चाहते हैं कि उस पानी को पिया जाए तो उसको यूज़फुल बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? हम आरओ का इस्तेमाल करके उस पानी को फ़िल्टर करेंगे, ठीक है, तब हम पानी पियेंगे, तब वो पानी हमारे लिए क्या होगा, यूज़फुल होगा। तो वही कह रहा है, तो इंसान चाहें, जिसको चाहेंगे उसी को क्या बनाएंगे, अपना यूज़फुल बनाएंगे और उसी का डिमांड होगा, उसी की लोगों की ज़रूरत होगी, तब उसी को हम क्या कहेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज या ह्यूमन के द्वारा बनाया गया रिसोर्सेज, जैसे कि ओशियन वाटर। अब एक चीज़ और कह रहा है कि इंसानों के द्वारा बनाया गया भी एक तरह क्या है, रिसोर्सेज है, यानी कि वो तो अभी हमने देखा नेचर से, यानी कि जो जल वायु था, ऑक्सीजन था, वो नेचर दे रहा था, लेकिन इंसानों के द्वारा भी कुछ बनाया गया नेचर है, रिसोर्सेज है। वो क्या रिसोर्सेज क्या हैं? वो रिसोर्सेज हैं हेल्दी, यानी कि इंसान ही क्या है, डॉक्टर हैं। डॉक्टर क्या करते हैं, अपने ही दूसरे इंसानों का, यानी कि अपने ही दूसरे तरह के प्रजातियों का, यानी कि दूसरे इंसानों का करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, उनको बुखार होता है दवाई खाते हैं, ठीक है, कोई भी तरह का बीमारी हो गया तो डॉक्टर ही तो होते हैं। और डॉक्टर कौन होते हैं? इंसान होते हैं। तो एक तरह का ह्यूमन रिसोर्सेज है, यानी कि हेल्दी, ठीक है, एजुकेटेड, लोग पढ़ते हैं, पढ़ के एजुकेट होते हैं, उनकी जानकारी बढ़ती है, उनकी बुद्धि बढ़ती है। तो एक तरह से ये भी क्या है, ह्यूमन रिसोर्स, यानी कि इंसानों के द्वारा बनाया गया रिसोर्स, यानी कि साधन, ठीक है। और क्या है, वो मोटिवेट होते हैं अपने काम को सफल बनाने के लिए, किसी भी चीज़ को करने के लिए क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं एक दूसरे इंसान से। जिससे हम क्या करते हैं, कभी बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं तो एक मूवी देख लेते हैं, जिसकी वजह से हमको कुछ या इंस्पिरेशन मिलता है, या कोई लेक्चर सुन लेते हैं इंस्पिरेशन वाला, तो हमको कुछ और इंस्पिरेशन मिल जाता है। इस तरीके से क्या होता है, इंसान अपने आप को रिसोर्सेज देते रहते हैं। तो वो क्या हुआ, ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी कि इंसानों के द्वारा बनाया गया या दिया हुआ रिसोर्सेज। फिर कह रहा है कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो पूरी दुनिया में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, ये तो सबको पता है। कहीं पानी कम है, कहीं पानी ज़्यादा है, कहीं ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है, कहीं ऑक्सीजन की कमी है। देखा एक ऑक्सीजन तो मान लेते दूर की बात है, अभी हम पानी का देखें, यानी कि वाटर जो पीने लायक है, अभी हम देखेंगे जो साउथ की तरफ जाएंगे, भारत में जो साउथ इंडिया है, वहाँ पे जाएंगे तो पानी मतलब आपको मंगाना पड़ेगा फैक्ट्री में से, ठीक है, डब्बा डब्बा पानी आता है। लेकिन जब नॉर्थ की तरफ आएंगे, यूपी, बिहार, पंजाब, दिल्ली, ठीक है, वहाँ के जो कुछ गांव होंगे, वहाँ के आप देखेंगे नल से पानी लोग पी रहे होंगे, क्योंकि नल में पानी अभी आ रहा है नॉर्थ में। लेकिन जब साउथ की तरफ जाएंगे
या दूसरे कंट्री में बात करें, कहाँ की, अफ्रीका का या दुबई का या इराक का, ईरान का, ये जब ये जो एरिया है यहाँ पर पानी की कमी है, तो वही कह रहा है कि जो रिसोर्सेज है हर जगह पे बराबर नहीं है, हर जगह पे क्या है, डिफरेंट तरीके से बांटी गई है नेचर के द्वारा। अब एक चीज़ और कह रहा है, वैसे ही ठीक इंसानों में भी क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन का यानी कि रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इंसानों की तरह कौन कौन सा रिसोर्सेज है जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है भाई, सबके पास अलग अलग एजुकेशनल लेवल होता है, कोई इंटर पास होता है, कोई हाई स्कूल होता है, कोई मास्टर डिग्री होता है, कोई बैचलर ऑफ साइंस होता है, या कोई बीएड बीटेक, कोई इंजीनियर होता है, कोई डॉक्टर होता है। तो ये कई तरह क्या है, ये पहला रिसोर्सेज है। दूसरा रिसोर्सेज क्या है, एज। अब भाई कोई 10 साल का होता है, कोई 50 साल का होता है, कोई 100 साल का भी होता है। तो ये क्या है, दूसरा हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, या दूसरा कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज का। तीसरा होता है सेक्स, यानी कि फीमेल मेल या जेंडर जो दोनों होते हैं, ठीक है। तो ये तीनों क्या है, इंसानों के द्वारा बांटा गया क्या है, रिसोर्सेज है। तो नेचर का हमने देखा कि क्या था, पानी था, हवा था, वैसे ही इंसानों के द्वारा बांटा गया भी एक तरह से रिसोर्स है, जैसे कि एजुकेशनल लेवल हो गया, एज हो गया, सेक्स हो गया, ठीक है। देयर नंबर एंड कैटेगरीज आर कीप चेंजिंग। कह रहा है जो इनके नंबर्स हैं, यानी कि जो इसके एजुकेशनल लेवल है, एज है और फीमेल मेल है, ये दोनों क्या होते हैं, इनके नंबर चेंज होते रहते हैं। यानी कब वो क्या होगा, कभी किसी का जो क्या कर सकते हैं कि जो फीमेल की संख्या है वो बढ़ जाएगी, कभी मेल की संख्या बढ़ जाएगी। तो वही कह रहा है कि ये चेंज होता रहता है, इसमें कोई वो बात नहीं है। देखिए यहाँ एक फिगर दिया गया है, ऐसा ही है, एक ड्रामेटिक मतलब है, ड्रामा है। देखते हैं, ये बच्चा छोटा सा कह रहा है कि मेरे गांव में लगभग 1000 लोग रहते हैं। भाई जाहिर सी बात है, नॉर्मल है, हर गांव में जो छोटा गांव होगा वहाँ पे लगभग 1000 लोग होंगे, ठीक है। ये बात कर रहे हैं, अब पॉपुलेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, यानी कि भीड़ भाड़ की तरफ हम बढ़ रहे हैं। फिर ये छोटी बच्ची ये कह रही है कि मेरे स्कूल में लगभग टोटल 500 लड़के हैं, यानी कि 500 लड़के हैं, यानी जिसमें लड़कियाँ और लड़कियाँ दोनों शामिल हैं, ठीक है। 500 चिल्ड्रेन, यानी कि कोई मेल फीमेल की बात नहीं कर रहा है, यानी इसमें मेल भी हैं और फीमेल भी हैं, ठीक है। फिर ये मैम है, पूछ रही हैं क्या आप बता सकती हो कि पूरी दुनिया में कितने लोग हैं। तो उसका आंसर ये लड़का देता है। कौन, ये छोटा सा लड़का है, कहता है कि मैम मैं बता सकता हूँ कितने लड़के हैं, कितने लोग रहते हैं पूरे पृथ्वी पे, ठीक है। पूरे पृथ्वी की बात कर रहा है। तो पूरे पृथ्वी पर लगभग 6.6 बिलियन लोग रहते थे इसके हिसाब से, लेकिन अभी ये संख्या बदल गई है। अब कितना हो गई है, लगभग 8+ हो गई है, यानी कि 8 बिलियन प्लस लोग हैं, यानी कि 800 करोड़ लोग से ज़्यादा लोग हैं, यानी कि 800 करोड़ से प्लस लोग हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये ड्रामेटिक बताता है किस तरीके से पॉपुलेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है हर जगह पे, चाहे स्कूल हो, चाहे घर हो, चाहे पृथ्वी क्यों ना हो, हर जगह पे क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है। अब आते हैं अगला टॉपिक पे हमारे, क्या अगला टॉपिक, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, यानी किस तरीके से हमारा पॉपुलेशन जो है, यानी कि जो आबादी है वो किस तरीके से बटा हुआ है। जैसे इस फिगर में देखिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया गया है, बस ध्यान से, बस फोकस से करके सुनिएगा, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। देखिए कह रहा है ऑफ एवरी 100 पीपल इन द वर्ल्ड, यानी कि अगर मान लेते हैं कि हर कंट्री में 100 लोग हैं, मतलब मान के चलते हैं, आपको समझाने के लिए बताया गया है यहाँ पर कि मान लेते हैं हर कंट्री में 100 लोग हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो लोग रहते हैं पूरे वर्ल्ड में, पूरी पृथ्वी पे, वो सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं एशिया में। देखिए ऑरेंज जितने कलर के हैं ये पीपल दिख रहे हैं, ये एशिया के लोग हैं। एशिया में कौन, बहुत सारी कंट्री आती है, इंडिया है, पाकिस्तान है, इधर बांग्लादेश है, चाइना, नेपाल, ठीक है। ये सब कौन है, एशिया के लोग हैं, यानी कि एशिया में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेटेड ये कॉन्टिनेंट है। दूसरा आता है हमारा यूरोप, जो लाल कलर का। देखिए यूरोप में लोग कम लोग रहते हैं, यानी कि एशिया से कम लोग रहते हैं। देखिए यहाँ कुछ लोग लाल लोग हैं और यहाँ पर कुछ लाल लोग हैं। फिर आता है अफ्रीका में, अफ्रीका में भी कम लोग रहते हैं, यानी कि एशिया से कम लोग रहते हैं, लेकिन वहाँ भी लोग ज़्यादा हैं, 100 के मुकाबले हो रहा है, ठीक है। फिर बात होता है हमारा साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में कौन है, ब्लू लोग, यानी कि वहाँ भी कुछ लोग रहते हैं। फिर होता है नॉर्थ अमेरिका में, कौन से हैं, ये भी लाल वाले सामने वाले जो दिख रहे हैं, ये भी मतलब साउथ अमेरिका में भी, नॉर्थ अमेरिका में भी कम लोग रहते हैं। लास्ट आता है हमारा ओशिनी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया और पैसिफिक आइलैंड हो गया। यहाँ पर सोचो बस 100 लोग में बस पूरे देश में 1 लोग रहते हैं। सोचो कितना कम पॉपुलेटेड कंट्री है ये, ठीक है। तो ये जो कंट्री है, यानी कि एशिया को छोड़ दिया जाए, बाकी जो 4 बस्ती है, यहाँ पर पॉपुलेशन कम है, यानी कि यहाँ की आबादी कम है। लेकिन अगर एशिया की हम देख रहे हैं, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, ये सब आ रहा है, इसमें क्या है, बहुत सारा लोग बसे हुए हैं, इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट है। तो ये हो गया हमारा फिगर, जिससे पता चलता है कि किस कंट्री में ज़्यादा लोग रहते हैं या किस कॉन्टिनेंट में ज़्यादा लोग बसे हुए हैं। सबसे ज़्यादा किस में है, एशिया में, और सबसे कम किस में है, ओशिनिया, यानी कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पैसिफिक में। अब देखते हैं हम अपना पैराग्राफ। यहाँ पर एक टॉपिक दिया गया है, द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। एग्जाम में 1 नंबर में आ सकता है, ठीक है, या वो MCQ में आ सकता है, लेकिन आता ज़रूर है। अब पूछेगा कि डिफाइन द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, कि है क्या, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं ये पैटर्न होता है क्या। देखिए सिंपल सा डेफिनेशन मैंने सुन लीजिए, फिर समझाता हूँ।
कह रहा द वे इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ सरफेस इज नोन एज पैटर्न पॉपुलेशन। अभी जो हमने देखा ना ये ड्रामेटिक किस तरीके से लोग फैले हुए हैं पूरे कंट्री में, सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, एशिया कॉन्टिनेंट में है। तो वही कह रहा है ये जो पैटर्न है किस कंट्री में ज़्यादा आबादी है, कुछ कंट्री में कम आबादी है। इसी पैटर्न को हम क्या कहेंगे, द पैटर्न पॉपुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। बस इसी को अंग्रेजी में क्या लिखा है, कह रहा वो तरीका जिससे लोग फैले हुए हैं पूरे पृथ्वी के सरफेस पे, उसी को हम क्या कहेंगे, पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो यही है कि किस तरीके से लोग जो है पूरे पृथ्वी पे फैले हुए हैं, यानी कि सबसे लोग ज़्यादा कहाँ है, एशिया में सबसे कम कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पैसिफिक आइलैंड पे। ठीक है, देखिए एक चीज़ और कह रहा है, अगला पॉइंट हमारा है, कह रहा 30% ज़मीन है पृथ्वी पे। हम लोग अभी बताया है कि 70% पानी है और 30% क्या है हमारा ज़मीन है। उस 30% के अंदर भी कई सारे पहाड़ हैं। ठीक है, तो उन सब को हटा मान लेते हैं कि 20% हमारा ज़मीन बचता है रहने के लिए। अब सोचो 20% ज़मीन में 90% लोग उस ज़मीन पे रहते हैं, बाकी जो 10% लोग हैं वो आइलैंड वगैरह पे या कह सकते हैं पहाड़ों पे रहते हैं। ठीक है भाई, जाते हैं ना घूमने, पहाड़ पे लोग रहते हैं, तो मान लेते हैं 10% लोग वहाँ रहते हैं। सोचिए उस 20% ज़मीन पे, ठीक है, 90% लोग रहते हैं। सोचिए कितना ज़्यादा पॉपुलेट है, कितना भीड़ भाड़ा एरिया हो गया। यानी कि देखा जाए तो पृथ्वी क्या है, अब हद से ज़्यादा लोग आ गए हैं पृथ्वी पे। यानी कि 500-600 बिलियन तक ठीक था, लेकिन 800 बिलियन प्लस हो रहे हैं। और जैसे ही ये पॉपुलेशन 1000 बिलियन पहुंचा, बहुत बड़ी तबाही आएगी, देखिएगा। ठीक है, क्योंकि जगह ही नहीं बची है। आप कहीं भी जहाँ रहते हैं वहाँ भी देख लीजिए कितने लोग रहते हैं, कहीं भीड़ भाड़ ऐसा एरिया नहीं होगा जहाँ पर लोग ना रहते हों। ठीक है, खासकर एशिया कंटिनेंट में, एशिया में कहीं भी जाएंगे तो देखेंगे कि इतना ज़्यादा भीड़ है कि रहने के लिए जगह नहीं बची है। सोचो 800 बिलियन पे एक हाल है, जब 1000 बिलियन हो जाएगा ये, तो कहाँ जगह रहेगा। ठीक है, तो होगा युद्ध, वर्ल्ड वॉर 3, क्योंकि जगह तो बचेगी ही नहीं। लोग ज़मीनों के लिए, पानी के लिए लोग लड़ते रहेंगे, और ये लड़ते लड़ते क्या हो जाएंगे, आपस में ही ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि ज़मीन नहीं बचेगी। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अगला पैराग्राफ कह रहा है कुछ एरिया ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा भीड़ भड़क्का वाले हैं। जैसे कि क्या मानते हैं कि इंडिया में ही देख लीजिए, इंडिया में जो यूपी बिहार है उस पूरे कंट्री में, यानी पूरे देश, पूरे भारत देश में सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड वाला स्टेट है, यानी कि राज्य है। ठीक है, और कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर लोग मतलब बहुत ही स्पार्सली रहते हैं। स्पार्सली यानी कि बहुत ही कम लोग रहते हैं, जैसे कि सिक्किम हो गया, कश्मीर हो गया, राजस्थान हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या लोग हैं, कम लोग रहते हैं, यानी कि स्पार्सली पॉपुलेटेड, यानी कि कम लोग रहते हैं, कम आबादी वाला जगह है, कम आबादी वाला राज्य है। तो वही कह रहा है कि कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा क्राउडेड है। क्राउडेड यानी कि भीड़ होता है, जैसे कि साउथ और साउथ ईस्ट एशिया, यानी कि जो एशिया है वहाँ पे साउथ वाला यानी कि नीचे वाला और दाहिने वाला जो पार्ट है वहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं। अब मान लेते हैं दूसरा चीज़ जो हमारा है यूरोप में भी काफ़ी लोग रहते हैं। नॉर्थ और क्या है, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट अमेरिका, यानी कि अमेरिका में जो लोग हैं वहाँ भी लोग रहते हैं। और कुछ लोग रहते हैं कहाँ पर, हाई लेटीट्यूड पे, यानी कि ऊंचाइयों पे, जहाँ पर डिज़र्ट है, हाई माउंटेन्स हैं, और इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, यानी कि जंगलों में रहते हैं, पहाड़ों पे रहते हैं और रेगिस्तानों में रहते हैं। तो वही कह रहा है कि जो 10% बचे थे इन जगह पे रहते हैं और 20% ज़मीन पे। तो वही सिंपल सा बात कहना चाह रहा है कि कुछ लोग हैं कुछ जगह पे ज़्यादा बसे हुए हैं, कुछ लोग कम जगह पे बसे हुए हैं। और क्यों होता है अभी हम देखेंगे, क्यों किस जगह पे कुछ लोग ज़्यादा बस जाते हैं, या भी यही देखेंगे कि यूपी बिहार में क्यों ज़्यादा आबादी है अदर स्टेट्स के मुकाबले। इस सारी चीज़ हम आगे आने वाले टॉपिक्स में देखेंगे। देखिए जो अगला पैराग्राफ वो में बताता है, कह रहा है इक्वेटर पे, मान लेते हैं हमारी पृथ्वी है, क्लास पहले चैप्टर में बताया था, ये बीच वाला हमारा इक्वेटर है जो पृथ्वी को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, उसी को इक्वेटर बोलते हैं ना। इक्वी मतलब देखिए इसके नाम में ही इक्वी है, यानी कि इक्वल, यानी कि जो पृथ्वी को 2 भागों में इक्वली डिवाइड करे, यानी कि बांट दे। ठीक है, तो ये कह रहा है जो इक्वेटर हमारा जो ये वाला एरिया है पृथ्वी का, यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, यानी कि पूरे पृथ्वी पे अगर मान लेते हैं 800 करोड़ लोग हैं, तो 800 करोड़ लोगों में से 500 करोड़ लोग यहीं पर रहते हैं, या 600 करोड़ लोग यहीं पर रहते हैं इक्वेटर पे। ठीक है, और इक्वेटर पे 2 ऐसे कंटिनेंट आते हैं जो सबसे ज़्यादा भीड़ वाला एरिया, यानी सबसे ज़्यादा आबादी लोग यहीं पर रहते हैं। वो कौन सा है, एशिया और अफ्रीका। अभी देखना हमने एशिया में कितने लोग हैं और अफ्रीका में भी काफ़ी लोग हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है कि ये 2 कंट्री ऐसे हैं या 2 कंटिनेंट ऐसे हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग क्या हैं, बसे हुए हैं। तो वही कह रहा है ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड पीपल लिव इन 2 कंटिनेंट, यानी कि दुनिया के लगभग अगर 3 हिस्सा करें, जितने मान लेते हैं कि जो हमारा पॉपुलेशन है उसका हम 3 हिस्सा कर रहे हैं, तो 2 हिस्सा कहाँ पर रहते हैं, इसी 2 कंटिनेंट में, यानी कि एशिया और अफ्रीका में। बाकी जो 1% है, बाकी जो कंटिनेंट बचे हुए हैं वहाँ पर रहते हैं। ठीक है, अब अगला पैराग्राफ भी वही कह रहा है कि लगभग 60% दुनिया का जो लोग हैं, यानी कि जो 800 करोड़ लोग हैं, उसमें से 60% यानी कि लगभग 600 करोड़ लोग बस 10 कंट्री में रहते हैं। अब सोचो 200 कंट्री समझ रहे हो ना, देश, यानी कि हमको पता है कि 200
प्लस देश हैं, यानी कि 200 से ज़्यादा कंट्री हैं पूरे पृथ्वी पे। अब सोच लो 200 कंट्री में से बस 10 कंट्री ऐसी है जहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। बाकी जो कंट्री बचती हैं हमारा 190 कंट्री, वहाँ पर बस 100 मिलियन पीपल यानी कि 700 करोड़ लोग बस इस 10 कंट्री में रहते हैं। और 10 कंट्री क्या है, यही है चाइना में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। फिर इंडिया, अब इंडिया पहले पे हो गया है, जो 23 का हमारा डाटा है, ठीक है, वो इंडिया पहले पे आ गया, यानी कि इंडिया सबसे ज़्यादा क्या है, पॉपुलेटेड कंट्री है पूरे पृथ्वी पे। यानी कि पूरी पृथ्वी की बात करें तो सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पर रहते हैं, भारत में रहते हैं। उसके बाद चाइना है, फिर यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रसिया फेडरेशन और जापान, ठीक है। तो ये ऐसी देखिए यहाँ पर दिया गया, सॉरी मैं दिखा रही हूँ, देखिए चाइना है, अब दूसरे पे हो गया चाइना, इंडिया पहले पे है। तो ये सारे कंट्री है, ऐसे 10 कंट्री हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। बाकी जो बचता है हमारा, देखिए 200 कंट्री है, ठीक है, 200 कंट्री में से बस 10 कंट्री ऐसी है जहाँ पर 700 करोड़ लोग रहते हैं। बाकी जो बचते हैं 100 करोड़ लोग, वो बस 190 कंट्री में रहते हैं। सोचिए वो कंट्री कितना ज़्यादा स्पार्सली पॉपुलेट हो, यानी कि कम लोग रहते हैं वहाँ पे, और अच्छी तरह से डेवलपमेंट भी होता है, अच्छे से लोगों को रहने को मिलता है, अच्छे से खुशी से रहते हैं, हर चीज़ उनको मिल जाता है आसानी से, पानी की कमी नहीं होती है, ट्रांसपोर्टेशन की कमी नहीं होती है, भीड़ भाड़ नहीं होता है, वो अच्छे से लोग जी रहे हैं। लेकिन जो ये 10 कंट्री है, 10 कंट्री कौन, चाइना, इंडिया, अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया और फेडरेशन और जापान, इनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है। लेकिन इनमें से भी कुछ कंट्री ऐसी हैं जो काफ़ी ज़्यादा व्यवस्था टाइट कर रखी हैं, लेकिन कुछ कंट्री ऐसी हैं जो अभी पीछे चल रही हैं, यानी कि उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ है, जिसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रहा है इस पॉपुलेशन के चलते, यानी कि इस आबादी के चलते। तो हम क्या देख रहे हैं अभी, हम स्टोरी में क्या देख रहे हैं कि पॉपुलेशन के चलते कितना ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं हम इंसानों को, फिर भी पॉपुलेशन क्या रहा, लगातार बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक डिड यू नो करके दिया है, कह रहा है कि जो एवरेज डेंसिटी है पूरे भारत का, भारत की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, भारत का, कह रहा 382 लोग रहते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर में। यानी कि अगर 1 किलोमीटर का ले लेते हैं, मान लेते हैं कितना है, 1 किलोमीटर है, और 1 किलोमीटर इधर से, 1 किलोमीटर इधर से, और 1 किलोमीटर इधर से, यानी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर का एक फील्ड बना रहे हैं। जैसे आप फील्ड में खेलने जाते हैं ना, क्रिकेट वगैरह, तो मान लेते हैं फील्ड क्या है, 1 किलोमीटर का स्क्वायर है। स्क्वायर जानते हैं ना, जिसका चारों साइड क्या हो, बराबर हो, तो 4 साइड क्या है ना, 1 किलोमीटर का है। यानी कि ये भी 1 किलोमीटर का है, ये भी 1 किलोमीटर का है, ये भी 1 किलोमीटर का है, और ये भी 1 किलोमीटर का है। अब देखिए कह रहा है इस 1 किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं पूरे भारत में। इस तरीके से बटा हुआ है पॉपुलेशन, यानी कि आबादी। सोचो उतना बड़ा फील्ड है, यानी कि उतना छोटा फील्ड है, और उसी छोटे फील्ड में 350 लोग रहते हैं, यानी कि 382 लोग रहते हैं, कितना, बस 1 स्क्वायर फील्ड में। सोचो कितना ज़्यादा पॉपुलेट, कितना आबादी वाला देश है ये। अब बता डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। देखिए डेंसिटी पॉपुलेशन यानी कि घनत्व, अभी हमने देखा ना, इंडिया का हमने देखा कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं, ठीक है, 1 स्क्वायर किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं। अब हम देखेंगे दुनिया का, यानी कि पूरे पृथ्वी पे अगर 1 स्क्वायर किलोमीटर का फील्ड लेते हैं, तो अगर डिवाइड करें लोगों का, तो एक फील्ड में लगभग 51% यानी कि 51 लोग आएंगे। कहाँ पर, पूरी दुनिया की बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि और कंट्री में तो कम लोग हैं ना, इसीलिए। तो इंडिया में देखें तो यही संख्या कितनी है, 382, यानी कि 382 है, यानी कि एक फील्ड में, यानी कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में 382 लोग आएंगे। पूरे भारत की बात हो रही है, और पूरी दुनिया की बात करें तो 1 स्क्वायर फील्ड में 51 लोग आएंगे, कितना कि 51% इन अ स्क्वायर फील्ड। तो दुनिया की बात हो रही है। अब देखो कह रहा है कि इस पूरे कंट्री में, यानी कि पूरे देश में, पूरे पृथ्वी पे साउथ जो सेंट्रल एशिया है, यानी कि हमारा देश कह रहा है, ये इंडिया, पाकिस्तान, जो बांग्लादेश है, साउथ एशिया यही ना है, एशिया यही वाला है पूरा, ठीक है। तो जो साउथ वाला हमारा ही देश आता है, हमारा देश आएगा, पाकिस्तान आएगा, बांग्लादेश आएगा, ठीक है। तो वही कह रहा है साउथ एशिया, यानी कि इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन फॉलोड बाय द ईस्ट एशिया, यानी कि ये ऐसा एक क्या बोलते हैं कंटिनेंट है, ऐसा एरिया है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग बसे हुए हैं। अभी हमने देखा पीछे चार्ट था ना, यहाँ पर अभी देखा कि सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेट कंट्री है वो कौन सा है, इंडिया है 2023 के हिसाब से, उसके बाद चाइना है। तो सब साउथ में आते हैं, साउथ एशिया में आते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ कह रहा है कि सबसे ज़्यादा जो लोग बसे हुए हैं वो कहाँ पर बसे हुए हैं, साउथ एशिया में, यानी कि नीचे की तरफ, यानी कि एशिया के नीचे की तरफ, ठीक है। अगला टॉपिक आता है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, यानी किस तरीके से जो हमारा आबादी है वो किस बेसिस पे बटा हुआ है, यानी किसके कारण जो यूपी बिहार में ज़्यादा लोग रहते हैं। अभी मैंने बताना है कि आगे हम पढ़ेंगे कि क्यों पॉपुलेशन एक जगह पे ज़्यादा है और एक जगह पे कम है। अब वही हम रीज़न देखेंगे कि किस रीजन के कारण यूपी बिहार में ज़्यादा लोग रहते हैं अदर स्टेट के मुकाबले, यानी कि अदर राज्य के मुकाबले क्यों यूपी बिहार में ज़्यादा लोग रहते हैं। सबसे पहला रीजन आता है हमारा टोपोग्राफी, यानी कि ज्योग्राफिकल फैक्टर। अब देखो टोपोग्राफी क्या होता है देखते हैं। देखो टोपोग्राफी कहता है, ठीक है, लोग ज़्यादातर वहाँ रहना पसंद करते हैं जहाँ पर उनको क्या हो, फार्मिंग आसानी से कर लें वो,
ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कर ले यानी कि सामान बना लें, ठीक है, और सर्विस कर सकें यानी कि नौकरी वगैरह कर सकें। अब उनको पहाड़ों पे तो खेती मिलेगी नहीं, पहाड़ों पे तो कुछ बना नहीं पाएंगे फैक्ट्री वगैरह, और पहाड़ों पे कोई नौकरी भी नहीं मिलेगी, इसीलिए लोग पहाड़ों पे कम रहते हैं और प्लेन एरिया में ज़्यादा लोग रहते हैं। तो देखा जाए तो जो हमारा भारत है, ठीक है, ये जो भारत है हमारा, ये सॉरी जैसे भी बन रहा हो, ठीक है, ये वाला जो एरिया है पूरी तरह से प्लेन एरिया है, इनकी सपाट एरिया है, इन फ्लैट है, ठीक है, इसी वजह से यहाँ से ज़्यादा लोग रहते हैं। यानी कि यूपी जो बिहार है, यूपी बिहार हम लोग कहते हैं यूपी बिहार बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है। इसी के चलते अगर कोई पूछता है आपसे कि यूपी बिहार क्यों उतना आबादी वाला देश है, यानी क्यों आबादी यहाँ पर ज़्यादा है, किस राज्य में, यानी कि यूपी बिहार है यहाँ पर लोग क्यों ज़्यादा रहते हैं, तो इसी के कारण, यानी कि क्योंकि यहाँ पर अच्छी तरह से फार्मिंग हो जाती है, ठीक है, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है, यानी कि सामान बन जाते हैं आसानी से, और लोगों को आसानी से जॉब भी मिल सकता है, ठीक है, जो कि और जगह पे नहीं हो पाती है। इसी कारण यहाँ पे ज़्यादा लोग बसे हुए हैं, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और कह रहा है, क्योंकि जो हमारा यूपी बिहार है यहाँ से एक बहुत बड़ी नदी गुजरती है जिसका नाम है गंगा। सबको पता है गंगा यूपी बिहार से गुजरती है और बंगाल खाड़ी में जाके गिर जाती है। तो इसी की वजह से जो ज़मीनें हैं यहाँ की बहुत ज़्यादा फर्टाइल हैं, यानी कि उपजाऊ हैं, जिसकी वजह से खेती काफ़ी अच्छे से हो जाती है और काफ़ी अच्छा मात्रा में प्रोडक्शन हो जाता है गेहूँ और चावल का, ठीक है। तो वही कह रहे हैं जो गंगा प्लेन्स हैं वो सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है अदर के मुकाबले, यानी कि दुनिया में और भी तो नदी हैं, वहाँ पर क्यों नहीं पॉपुलेटेड है, वहाँ पर इसलिए पॉपुलेटेड है क्योंकि वहाँ पर की जो ज़मीनें हैं उतना ज़्यादा फर्टाइल नहीं है और उतना ज़्यादा फ्लैट नहीं है जितना कि इंडिया में है। तो वही कह रहा है किसके मुकाबले, एंड्री कहाँ पर है, अमेरिका में है, एल्प्स एंड हिमालयाज़, ये जो तीनों हमारे नदियाँ हैं या पहाड़े हैं यहाँ पर कम लोग बसते हैं, किसके मुकाबले, गंगा के मुकाबले, यानी कि गंगा के जो आसपास ज़मीनें हैं यूपी बिहार वहाँ पे ज़्यादा लोग बसे हैं। क्यों बसे हैं मैंने बता दिया, क्योंकि वहाँ पर मिट्टी उपजाऊ है, फार्मिंग हो सकती है, मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है और लोगों को सर्विस भी मिल सकता है। तो ये था पहला रीज़न। दूसरा रीज़न होता है क्लाइमेट। यहाँ क्लाइमेट बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है, यहाँ पर बारिश भी होती है, गर्मी भी होती है, ठंड भी पड़ती है, जिसकी वजह से हर सीज़न में अलग अलग फसल लग पाते हैं। और बाकी बात करें दूसरी जगहों का, सहारा डिजर्ट की बात करें, रेगिस्तान में, अब अगर आप रेगिस्तान में रहने जाएंगे तो वहाँ पर बस आपको गर्मी होगा, ना कोई फसल होगा, ना कोई सर्विस होगा, इसीलिए लोग रेगिस्तान में नहीं रहना पसंद करते हैं। ना ही पोलर रीजन में, पोलर रीजन कहाँ बताता है, ऊपर की तरफ जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ेगी तो वहाँ भी लोग रहना नहीं पसंद करेंगे, ना वहाँ पर खेती होगी, ना मैन्युफैक्चरिंग होगा, ना कुछ सर्विस मिलेगा, ना जॉब मिलेगा, इसीलिए वहाँ भी लोग नहीं रहते हैं, ठीक है। अब जैसे मतलब रसिया, कनाडा, अंटार्कटिका, ये तीनों जो हमारे कंट्री हैं, ये ऐसा कंट्री है, ऐसा आइलैंड है जहाँ पर सबसे ज़्यादा ठंडी पड़ती है और यहाँ पर खेती वगैरह तो हो ही नहीं सकती, तो इसीलिए क्लाइमेट भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा फैक्टर है लोगों की आबादी के लिए। तीसरा आता है सॉइल, यानी कि मिट्टी। देखो जहाँ की मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ होगी वहीं पे लोग रहेंगे। अभी मैंने बताया ना कि गंगा जो नदी है वहाँ की जो आसपास की ज़मीनें हैं बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, जिसकी वजह से लोग वहीं पर रहना पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ पर खेती अच्छी तरह से हो जाती है। अब जहाँ पर सॉइल फर्टाइल नहीं होगा, जहाँ पर उपजाऊ नहीं होगा, वहाँ पर लोग रहना पसंद नहीं करेंगे। तो वही चीज़ कह रहा है, जहाँ पर गंगा ब्रह्मपुत्र बहती है वहाँ पर लोग क्या है, ज़्यादा बसे हुए हैं। जैसे कि और क्या किया है, हवांगी, सैंगजियांग इन चाइना एंड द नील इन इजिप्ट एंड डेंसली पॉपुलेटेड। कह रहा है दूसरे कंट्री में भी नदियां हैं जहाँ पे ज़्यादा लोग बसे हुए हैं, लेकिन इसके कम मुकाबले, यानी कि गंगा से कम लोग बसे हुए हैं। जैसे कि और क्या क्या नदियां हैं, हवांग हिंग है, अब पता नहीं कहाँ पर ये, जांग जियांग है चाइना में, ठीक है, नील है इजिप्ट में, यानी कि नील सबसे बड़ी नदी है पूरी पृथ्वी पे, याद रखिएगा जो नील नदी है वो सबसे बड़ी नदी है पूरी पृथ्वी पे। तो ये कह रहा है ये जो नदियाँ हैं, 3-4 नदियाँ हैं, यहाँ पे लोग ज़्यादा बसे हुए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा लोग कहाँ बसे हुए हैं, गंगा के किनारे। एक गाना भी है गंगा छोरा किनारे वाला, सॉरी क्या ना गाना है वो अमिताभ का, छोरा गंगा किनारे वाला। पानी, देखिए पानी भी सबसे बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से लोग रहना पसंद करते हैं। भाई जहाँ से पानी आसानी से मिल जाएगा वो भी साफ़ यानी क्लियर वाटर, वहीं पर लोग रहना पसंद करेंगे। अब कोई रेगिस्तान में तो रहेगा नहीं क्योंकि वहाँ पर पानी मिलेगा नहीं, अब मिलेगा भी तो गंदा पानी मिलेगा, अब गर्म मिलेगा। ठंडी जगह पे भी बहुत ज़्यादा ठंडा पानी मिलेगा, बर्फ़ जम जाएगा, तो कहाँ से लोग पियेंगे। तो वाटर भी क्या है, बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ता है। अच्छी जगह पे जहाँ पानी अच्छा मिलेगा वहाँ पे लोग रहना पसंद करेंगे। अब आता है मिनरल्स, अब जहाँ पर मिनरल्स मिलेंगे वहाँ भी लोग रहना पसंद करेंगे। मिनरल्स यानी कि क्या होगा, डायमंड होगा, ठीक है, कहाँ पर, अफ्रीका में है, देखिए वहाँ पे ज़्यादा लोग बसे हुए हैं। डिस्कवरी इन ऑफ ऑयल इन द मिडिल ईस्ट सेटिंग पीपल इन द एरिया, यानी कि जितने भी तरह के ये चारों मैंने फैक्टर देखा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से पॉपुलेशन क्या होता है, ग्रो होता है और घटता है। ये चार क्या है, 3 2 5 है ना, अगर ये पाँचों किसी जगह पे होंगे, ठीक है, तो वहाँ का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा भीड़ वाला होगा। और पाँचों में से कोई भी 4 या 3 पॉपुलेशन नहीं होंगे, यानी कि 3 फैक्टर नहीं होगा, तो वहाँ की पॉपुलेशन क्या होगा, कम होगा। तो वही कह रहे हैं कि यूपी और बिहार में, यानी कि यूपी और बिहार में ये पाँचों के पाँचों चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह से पाई जाती हैं, यानी कि भरमार मात्रा में, बहुत ही अधिक मात्रा में। इसी वजह से यूपी बिहार में ज़्यादा लोग रहते हैं और
बहुत ज़्यादा आबादी वाला राज्य हो भी गया है इसी के कारण। ठीक है, बाकी जो राज्य हैं ये सारी चीज़ें नहीं पाई जाती हैं, और पाई भी जाती होंगी तो बस 3-4, 5 नहीं, इसी वजह से वहाँ के लोग कम रहते हैं। ठीक है, अब आते हैं सोशल, कल्चर और इकोनॉमिक फैक्टर पे, यानी कुछ फैक्टर और हैं जिसकी वजह से पॉपुलेटेड और लेस पॉपुलेट होता है हमारा कंट्री। अब देखो, जो लोग हैं वहीं पर आना पसंद करेंगे जहाँ पर उनको अच्छा घर मिल सके, ठीक है, अच्छा एजुकेशन मिल सके, यानी कि पढ़ाई लिखाई हो सके बच्चों की, और अच्छा हेल्थ मिल सके, यानी कि अच्छा फैसिलिटी मिल सके, वहीं पर लोग क्या होंगे, ज़्यादा रहेंगे। तो वही कह रहा है मोर डेंसली पॉपुलेटेड, जहाँ पर घर हो, पढ़ाई हो, हेल्थ एजुकेशन हो, ठीक है, सब चीज़ आसानी से मिल जाए, वहीं पर लोग क्या होंगे, अच्छे से बसेंगे। जैसे कि पुणे में क्या है, सब चीज़ें बहुत ही आसानी से मिल जाती है, तो वहाँ का भी पॉपुलेशन क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है। तो ये सोशल कंडीशन हो गया, यानी कि सोशल की चीज़ों की वजह से लोग ज़्यादा रहना पसंद करेंगे। भाई कोई अगर रेगिस्तान में रह रहा है तो रेगिस्तान में क्या घर मिलेगा, अब मिलेगा भाई तो कितना गर्मी होगा, वहाँ पे एजुकेशन नहीं होगा, हेल्थ केयर नहीं होगा, तो इसीलिए रेगिस्तान में और ठंडी जगह पे लोग कम रहते हैं इसके मुकाबले। ठीक है, उसके बाद अगला रीजन हमारा था कल्चर। देखो, कल्चर यानी कि हमारा जो धर्म वगैरह हो गया, उससे भी लोग ज़्यादा अटैच होते हैं, यानी कि अट्रैक्ट होते हैं। जैसे कि क्या कुछ जगह है दिया गया है, नाम दिया गया है कुछ जगहों का, जैसे कि है वाराणसी, यानी कि जो बनारस है वहाँ पर धार्मिक जगह है, इसीलिए बनारस में क्या आजकल बहुत ज़्यादा लोग बसे हुए हैं। जेरूसलीम ये कहीं दूसरे जगह का है, वेटिकन सिटी ये दूसरे कंट्री का है। तो ये तीनों जगह ऐसी हैं जहाँ पर धार्मिक चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इसी वजह से यहाँ पे लोग ज़्यादा बसे हुए हैं। देखो, वेटिकन सिटी सबसे दुनिया की सबसे छोटी सिटी है, यानी सबसे छोटा देश है। जब आप गूगल पे सर्च करेंगे कि सबसे बड़ा देश क्या है, तो नाम आएगा किसका, रसिया का। और सर्च करेंगे सबसे छोटा देश कौन है पूरे पृथ्वी पे, तो वेटिकन सिटी आएगा। तो वेटिकन सिटी में सबसे छोटा देश है, लेकिन यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा लोग रहते हैं। क्यों रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कल्चर काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अब आता है इकोनॉमिक। अब इकोनॉमिक क्या होता है, देखो, जहाँ पे लोगों को आसानी से जॉब मिल जाएगा, ठीक है, उनको पैसे मिल जाएंगे आसानी से, वहीं पे लोग रहना पसंद करेंगे ना। अब उनको रेगिस्तान में और ठंडी जगहों पे, अंटार्कटिका आइलैंड में कौन उनको नौकरी देगा, किस चीज़ का नौकरी देगा, बर्फ़ हटाने का या रेगिस्तान से पानी निकालने का। तो वही कह रहा है इकोनॉमी भी सबसे ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से लोग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया है ओसाका इन जापान में, ठीक है, और मुंबई इन इंडिया। सबको पता है मुंबई में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। क्यों रहते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में नौकरी मौजूद है। ठीक है, कोई भी जो वहाँ जाता है मुंबई में तो आसानी से उनको नौकरी मिल जाती है, और वो नौकरी करते करते अपना लाइफ भी स्पेंड करता है। तो ये कुछ फैक्टर्स है जिसकी वजह से पॉपुलेशन कहीं पर ज़्यादा होते हैं, कहीं पर कम होते हैं। अगला हमारा आता है पॉपुलेशन चेंज, किस तरीके से हमारा आबादी बढ़ रहा है या घट रहा है। घट तो नहीं रहा, सिर्फ बढ़ रहा है, जैसे यहाँ पर दिया गया एग्जाम्पल में दिख रहा होगा। ठीक है, कह रहा 500 BC में, यानी कि जब बिफोर क्राइस्ट, जब क्राइस्ट पैदा नहीं हुए थे, तब की पॉपुलेशन कितनी थी, 100 मिलियन थी, यानी कि लगभग 100 करोड़ पॉपुलेशन थी, जो इसमें भारत की पॉपुलेशन है। ठीक है, फिर कह रहा 1999 में, लेकिन आज से लगभग कितना 24 साल पहले, ठीक है, कितना थे पॉपुलेशन, 600 मिलियन, यानी कि 600 करोड़ लोग थे। बस अभी कितना 20 साल पहले, और 20 साल के बाद ही 2025 में क्या हो जाएगा, यानी कि 800 करोड़ लोग हो जाएंगे। अभी ये तो अप्रॉक्स है, आने वाले हो सकता है 900 भी हो जाए। तो इस तरीके से इतनी तेज़ी से क्या हो रहा है, हमारा आबादी बढ़ रही है इंसानों की, जिसकी वजह से आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने वाली है इंसानों को। देखो, जो पहला हमारा ये ग्राफ है वो बात कर रहा है 1800 का, यानी कि आज से लगभग कितना, लगभग 220 साल पहले की बात हो रही है, यानी कि 220 साल बहुत होता है। ठीक है, उस समय की बात है, ध्यान सुनिएगा, 220 साल पहले की बात मैं करने जा रहा हूँ, तो ध्यान सुनिएगा। कह रहा है जो दुनिया का पॉपुलेशन है वो स्टेबल नहीं है, वो लगातार बढ़ रहा है। कब की बात हो रही है, 1800 की बात हो रही है, यानी कि 1800 के आसपास की बात हो रही है। ठीक है, उस समय क्या था, जो पॉपुलेशन था स्टेबल नहीं था, कभी घट रहा था कभी बढ़ रहा था। ज़्यादातर उस समय पॉपुलेशन घट रहा था। क्यों घट रहा था, देखो लिखा है लार्ज नंबर ऑफ बेबीज़ वर बॉर्न, यानी कि काफ़ी बड़े पैमाने पे, यानी कि लगभग करोड़ लाखों बच्चे पैदा हो रहे थे, और उसमें से ज़्यादातर बच्चे क्या हो रहे थे, मर जा रहे थे काफ़ी जल्दी। बट लिखा है ना लार्ज नंबर ऑफ बेबीज़ वाज बॉर्न बट दे डाइड अर्ली टू, यानी कि पैदा तो हो रहे थे लाखों बच्चे, लेकिन उसमें से 60, 70, 80 हज़ार बच्चे मर जा रहे थे। क्यों मर जा रहे थे, उसका कुछ रीज़न था। क्या रीज़न था, देखिए रीज़न यहाँ पर यह था क्योंकि उस समय में, यानी कि 1800 के आसपास में कोई हेल्थ फैसिलिटी नहीं थी, यानी कि अच्छा खासा हॉस्पिटल नहीं था, मेडिसिन नहीं था, या मेडिकल स्टोर नहीं था उतनी मात्रा में। ठीक है, पहला रीज़न ये हो गया। दूसरा रीज़न क्या है कि सफिशिएंट मात्रा में खाना नहीं था, यानी कि बच्चों के लिए जो खाना होता है, दूध वगैरह होता है, वो उतना मात्रा में प्रेजेंट नहीं था, जिसकी वजह से बच्चे क्या हो रहे थे, भूखे ही मर जा रहे थे, या लोग जो थे वो भूखे मर जा रहे थे। लिखा है ना सफिशिएंट फूड वाज नॉट अवेलेबल फॉर आवर पीपल। उस समय में, यानी कि 1800 के आसपास में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खाना मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से लोग और बच्चे दोनों भूखे मर जा रहे थे। यह था दूसरा रीज़न। तीसरा रीज़न क्या है, देखिए जो किसान थे
उस समय जो किसान थे वो ज़्यादा मात्रा में फूड को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे, यानी कि जो गेहूँ और चावल होता है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे। क्यों नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे थे? क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं था। इस समय क्या टेक्नोलॉजी आ गया, ट्रैक्टर आ गया, पंप सेट आ गया, पाइप आ गया, पता नहीं क्या क्या आ गया है। उस समय में क्या था, यहाँ कुछ भी नहीं था। वहाँ उस समय किस पे डिपेंड लोग रहते थे? बारिश पे। अगर बारिश होगा तो फसल अच्छी होगी, जिसमें बारिश नहीं हो रहा था उसमें फसल बेकार हो जाती थी। तो ये सब रीजन है, 3-4 रीजन है जिसकी वजह से 1800 के आसपास पॉपुलेशन तेज़ी से ग्रो नहीं कर रहा था, यानी कि बहुत धीरे धीरे ग्रो कर रहा था। ठीक है, वहाँ पे लोग बढ़ते ही नहीं थे। तो वही कह रहा है कि उस समय में पॉपुलेशन क्या हो रहा था, घट रहा था। वही कह रहा है एज अ रिजल्ट द टोटल इंक्रीज इन पॉपुलेशन वाज वेरी लो, यानी कि पॉपुलेशन तो बढ़ तो रहा था लेकिन बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा था। कब? 1800 के आसपास। अब हम बात करेंगे 1999 और 1959 की बात, किस तरीके से पॉपुलेशन तेज़ी से ग्रो कर गया। क्यों ग्रो कर दिया? क्योंकि यहाँ पर टेक्नोलॉजी आ गई, खाने पीने वाला सामान आ गया, खाना आ गया ठीक ठाक मात्रा में। इसलिए देखो लिखा है कि 1804 में, यानी कि 4 साल बाद जो पॉपुलेशन था वो कितना पहुँच गया, 1 बिलियन। और ठीक 1804 के यानी कि 150 साल बाद, यानी कि 1959 में ये पॉपुलेशन दाना से एक ही बार 3 बिलियन हो गया। सोचो, मतलब 1800 तक पॉपुलेशन बढ़ ही नहीं रहा था, बढ़ भी रहा था, बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा था। लेकिन 150 साल में कितने लोग हो गए हैं? 2 बिलियन, यानी कि 200 करोड़ लोग पैदा हो गए हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ धीरे धीरे मात्रा में खाने उपलब्ध होने लगे, पानी उपलब्ध होने लगा, ठीक है, टेक्नोलॉजी उपलब्ध होने लगी, जिसकी वजह से ये 3 बिलियन पहुँच गया। और देखते ही देखते 1999 में कितना पहुँच गया? 600 करोड़, यानी कि 6 बिलियन लोग हो गए हैं देखते ही देखते। ठीक है, 40 साल के बाद ही। देखो वो 1959 में कितने लोग थे? 3 बिलियन। ठीक है, यानी कि 150 साल बाद 3 बिलियन लोग थे। और ठीक 50 साल बाद कितने लोग हैं? इसके दुगुना हो गए, यानी कि 40 साल में ही कितने लोग हुए हैं? 6 बिलियन लोग हैं। सोचो कितनी तेज़ी से बढ़ा है, सोच सकते हो ना। अभी ये देख रहे हैं पॉपुलेशन कहाँ था? 1800 में 900 बिलियन था, मिलियन था, सोचो, यानी कि 9 लगभग करोड़ लोग थे। और 1999 में कितने हो गए हैं? 600 करोड़। कितनी तेज़ी से स्पीड पकड़ा है। क्यों पकड़ा है? क्योंकि खाना उपलब्ध हो गया, टेक्नोलॉजी वगैरह सब आ गए थे। इसके कारण क्या हुआ? स्पीड काफ़ी तेज़ हो गया पॉपुलेशन का। देखो यहाँ कुछ वर्ड्स आए हैं जो एग्ज़ाम में 1 नंबर में आते हैं। 1 नंबर नहीं, 2 नंबर में आएंगे। एक ये आ जाएगा बर्थ रेट और एक डेथ रेट आ जाएगा। तो ये होते क्या है, देखियो ध्यान सुनिएगा। कह रहा है जो बर्थ रेट होते हैं वो नापे जाते हैं बर्थ रेट से। जैसे कि द नंबर ऑफ लिव बर्थ, यानी कि एक समय में कितना बच्चे पैदा हो रहे हैं या कितना लोग क्या हो रहे हैं, बॉर्न हो रहे हैं, उसे कहेंगे बर्थ रेट। निकाल लिखा है ना, द नंबर ऑफ लिव बर्थ पर 1000 पीपल, यानी कि अगर 1000 लोग पैदा हो रहे हैं तो उसमें से कितना बच रहे हैं। ठीक है, हो गया बर्थ रेट। अब हो गया डेथ रेट। ठीक है, इसका उल्टा होता है कि 1000 में लोग कितने लोग मर रहे हैं। ठीक है, डेथ रेट आर यूजली मेजर ड्यूरिंग द डेथ रेट, द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पीपल, यानी कि 1000 अगर मर रहे हैं तो कितना मर रहे हैं, यानी मतलब उसका डेट होता है निकालने का। तो बस आपको इतना ही लिखना है कि बर्थ रेट क्या होता है, जब लोग नंबर ऑफ, यानी कि 1000 लोग बर्थ होते हैं, यानी कि पैदा होते हैं। जब 1000 लोग मरते हैं तो क्या करते हैं, उसको डेथ रेट कहते हैं। जब मरेंगे 1000 लोग तो डेथ रेट, जब पैदा होंगे तो बर्थ रेट। सिंपल सा बात है। नेक्स्ट हमारा वर्ड आता है माइग्रेशन। देखो माइग्रेशन मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। जैसे मान लेते हैं अगर यहाँ पे कोई पर्सन है, साल भर रुका है, ठीक है, अगर ये चला गया दूसरे जगह पे हमेशा के लिए तो उसे क्या कहेंगे, माइग्रेट कहेंगे। यानी वो क्या कर दिया, माइग्रेट कर चुका है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह चला गया है। ठीक है, उसे कहेंगे हम माइग्रेशन। तो इंग्लिश का डिफिनेशन भी देख लेते हैं। कह रहा है माइग्रेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ पीपल इन एंड आउट ऑफ एन एरिया। ठीक है, माइग्रेशन जो होता है मूवमेंट होता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं लोग, ठीक है, रहने के लिए। देखो अगले पैराग्राफ में कह रहा है जो बर्थ होता है और जो डेथ होता है वो तो नेचुरल होता है भाई, नेचुरल तरीके से लोग पैदा भी होते हैं, नेचुरल तरीके से लोग मरते भी हैं। ठीक है, तो कह रहा है इनका जो डिफरेंस होता है, यानी कि बर्थ और डेथ का जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल ग्रोथ रेट। और इसी नेचुरल ग्रोथ रेट का यूज़ करके हम पता लगा सकते हैं कि किस कंट्री में ज़्यादा बच्चे पैदा हुए हैं और किस कंट्री में ज़्यादा बच्चे मर गए हैं या कितना ज़्यादा लोग मर गए हैं। तो नेचुरल ग्रोथ रेट का हम यूज़ करते हैं ये सब चीज़ें पता करने के लिए। देखिए यहाँ पर एक ग्लोसरी करके आया है, 2 शब्द हैं। पहला आता है इमिग्रेशन और दूसरा होता है एमिग्रेशन। दोनों में अंतर है, ये आई है और ये ई है। तो इसको क्या बोलेंगे, एमिग्रेशन, और इसको बोलेंगे एमिग्रेशन। एमिग्रेशन, इमिग्रेशन, इमिग्रेशन, एमिग्रेशन। देखो अब मतलब क्या होता है, दोनों का ध्यान समझना। जो इमिग्रेशन है जब एक पर्सन एक कंट्री को इंटर करता है, यानी कि मान लेते हैं कोई इंडिया का पर्सन है और कहाँ चला गया है, अमेरिका में रहने चला गया है, तो उसको बोलेंगे इमिग्रेट, यानी कि वो इमिग्रेट कर गया, यानी कि इमिग्रेशन कर दिया है, एक कंट्री को छोड़ के दूसरे कंट्री में चला गया है। ठीक है, लिखा है ना, व्हेन अ पर्सन इंटर अ न्यू कंट्री, उसको क्या बोलेंगे, इमिग्रेशन।
इसका ठीक उल्टा होता है एमिग्रेशन। एमिग्रेशन क्या होता है? जब एक इंसान एक कंट्री को छोड़ता है, ठीक है, उसे बोलेंगे हम एमिग्रेशन। तो जब कोई कंट्री ऐसा जब कोई पर्सन इंडिया को छोड़ेगा, जैसे मान लेते हैं कोई पर्सन है, ठीक है, कोई एक इंसान है जो बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया है, ठीक है, वो डॉक्टर जब ज़्यादा पैसा कमाने के लिए अमेरिका में जाएगा तो क्या कर रहा है? वो अपने देश को छोड़ रहा है, यानी कि भारत को छोड़ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे कि वो एमिग्रेशन कर रहा है किसी कंट्री से, इंडिया से। और जैसे ही वो अमेरिका में जाएगा, इंटर करेगा, उसको हम बोलेंगे कि वो क्या कर रहा है? इमिग्रेशन लाया है, यानी कि अमेरिका में आया है रहने के लिए। तो ये दो शब्द हैं जो आपको जाना जरूरी थे। देखो यहाँ पर वही चीज़ लिखा गया है कि जो इमिग्रेंट्स हैं क्या करते हैं। देखो ई है ना, ई मतलब कि इंड, यानी कि दूसरे कंट्री से अपना जो नाता रिश्ता है वो ख़त्म करके आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोग याद करिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ये ट्रिक है, ठीक है। ई मतलब इंड, इंड यानी कि अपने कंट्री से वो नाता रिश्ता तोड़ के आ रहे हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है, इमिग्रेंट्स आर पीपल हु लीव अ कंट्री, जो अपने कंट्री को छोड़ देते हैं। इमिग्रेट ई यानी कि इंटर कर रहे हैं, इंटर कर रहे हैं कहाँ पर? नए कंट्री में। तो इमिग्रेंट्स जो हो जाएंगे आर दोज हु अराइव इन अ कंट्री, जो नए कंट्री में आते हैं। तो ई यानी कि क्या होगा? इमिग्रेंट यानी कि इंटर कर रहे हैं, और एमी यानी कि इंड कर रहे हैं, अपनी इनकी निस्ता नाता तोड़ रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोग याद करिएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर दो कंट्री का नाम दिया गया है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग क्या करते हैं? इमिग्रेंट करते हैं और इमिग्रेशन करते हैं, यानी कि दोनों लोग, कुछ कंट्री ऐसी है जहाँ पर लोग जाते हैं रहने के लिए हमेशा के लिए, और कुछ कंट्री ऐसी है जो लोग छोड़ते हैं उस कंट्री को। क्यों छोड़ते हैं वो बाद में देखेंगे हम। देखो जो अमेरिका है और जो ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे लोग जाते हैं रहने के लिए, क्योंकि ये कंट्री अच्छी है और डेवलप्ड है और सब एक कंट्री है, ठीक है। तो लिखा है ना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे लोग क्या करते हैं? इमिग्रेंट बन के जाते हैं, यानी कि रहने के लिए जाते हैं, लिखना ना आई, यानी कि इंटर करते हैं। और दूसरा जो कंट्री है सूडान, सूडान मतलब कंट्री है, अच्छी कंट्री है, लेकिन वहाँ पे लोग, उनको पसंद नहीं आता है वहाँ पर आना, तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं? इमिग्रेशन करते हैं, यानी कि अपना रास्ता रिश्ता छोड़ के दूसरे कंट्री में चले जाते हैं। तो सूडान कैसा कंट्री है? इमिग्रेशन वाला कंट्री है, जहाँ पर लोग अपना नाता रिश्ता तोड़ देते हैं, यानी ख़त्म कर देते हैं। और अमेरिका ऑस्ट्रेलिया ऐसा कंट्री जहाँ पर लोग रहने के लिए जाते हैं। अब देखो इसका एक दिया रीज़न कि क्यों लोग छोड़ते हैं, क्यों लोग दूसरी कंट्री में जाते हैं। सबसे बड़ा रीज़न यही है, एम्प्लॉयमेंट, यानी कि रोज़गार। हो सकता है आपकी जो सूडान कंट्री है, वहाँ के लोग इसलिए छोड़ रहे होंगे क्योंकि वहाँ पर फैसिलिटी नहीं होगी, हेल्थ फैसिलिटी नहीं होगी, एजुकेशन नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, और यही सब ना दिक्कतें होंगी जिसकी वजह से वो कंट्री छोड़ रहे हैं। वही चीज़ अमेरिका का और ऑस्ट्रेलिया का देख लें, ये सब चीज़ें वहाँ पर होंगी और काफ़ी अच्छे मात्रा में होंगी, इसलिए लोग वहाँ पर जाते होंगे। वहाँ पर रोज़गार होगा, ठीक है, एजुकेशन होगा अच्छा खासा, हेल्थ फैसिलिटी होगी, काफ़ी चीज़ें वहाँ पर होंगी, इसीलिए लोग वहाँ पर क्या करते हैं? जाते हैं रहने के लिए। अगला टॉपिक आता है हमारा पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज, यानी किस तरीके से पॉपुलेशन चेंज हो रहा है। देखो यहाँ पर दो केस दिया गया है, यानी कि दो एग्जाम्पल दिए गए हैं, ठीक है। मान लेते हैं एक राम है एक श्याम है। देखो जो केन्या है, कंट्री का नाम है केन्या, यहाँ पर जो पॉपुलेशन रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। देखो अब कहेंगे, आप सोच रहे होंगे कि भाई हाई है तो इंडिया का कम थोड़ी ना होगा, भाई इंडिया का पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, लेकिन इस तरह से नापा नहीं जाता है। देखो यहाँ पर ये होता है कि किस तेज़ी से, यानी किस स्पीड से जो है बच्चे यहाँ पर क्या हो रहे हैं? पैदा हो रहे हैं और मर रहे हैं, उसी को हम कहेंगे क्या? हाई पॉपुलेशन रेट। लिखा है ना, सम कंट्री लाइक केन्या हैव अ हाई पॉपुलेशन रेट बिकॉज, क्योंकि यहाँ का जो बर्थ रेट है और डेथ रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। यहाँ पे बच्चे ज़्यादा पैदा भी होते हैं और ज़्यादा मर भी जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर फैसिलिटी नहीं है। तो केन्या क्या है? हाई पॉपुलेशन ग्रोथ है, यहाँ बच्चे पैदा होते तो हैं लेकिन जल्दी मर भी जाते हैं, ठीक है। तो केन्या का सिचुएशन है। तो केन्या का पॉपुलेशन इसलिए कम है, बच्चे बस पैदा होते हैं वहाँ लेकिन जी नहीं पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर फैसिलिटी नहीं है। ठीक होता है, उल्टा होता है कहाँ पर? अमेरिका में, यानी कि यूनाइटेड किंगडम में। यहाँ का क्या है? यहाँ का जो ग्रोथ है वो कम है, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे पैदा होते हैं वो जी भी जाते हैं और अच्छे कंडीशन में रहते हैं, इसीलिए यहाँ पर क्या है? बर्थ रेट और डेथ रेट क्या है? इक्वल बैलेंस है और लो मात्रा में, इसीलिए यहाँ बैलेंस पॉपुलेशन भी क्या है? कम है और धीरे धीरे ग्रो करती है। तो ये दो केस था केन्या और यूनाइटेड किंगडम का। अब देखो एक और टॉपिक आता है, बहुत अच्छा टॉपिक है, पॉपुलेशन कंपोजिशन। अब देखो यहाँ क्या होगा? कुछ कंट्री होंगी जो बहुत तेज़ी से क्या कर रही होंगी? अपने पॉपुलेशन को बढ़ा रही होंगी, लेकिन उनका डेवलपमेंट भी साथ में हो रहा है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम, यहाँ पर दो एग्जांपल दिया है। एक एग्जांपल दिया है बांग्लादेश का, जो हमारे भारत के जस्ट बगल में ही है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में दिखा हुआ, ये भारत है और ये जो छोटा सा है ये बांग्लादेश है। तो वही कह रहा है एग्जाम्पल यह बांग्लादेश का, और दूसरा एग्जाम्पल किसका? जापान का। जापान बहुत ज़्यादा आगे है। तो वही कह रहा है दोनों का पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा हाई है, जितना बांग्लादेश का है उतना ही जापान का है। लेकिन जापान क्या कर रहा है? अपने आप को डेवलप भी करता चाह रहा है, यानी कि अपने आप का विकास करता चला रहा है। लेकिन बांग्लादेश ऐसा नहीं कर रहा। बांग्लादेश क्या कर रहा है? बस अपने आप को पॉपुलेट कर, यानी कि अपनी आबादी बस बढ़ा रहा है। लेकिन जापान ऐसा नहीं कर रहा। जापान क्या कर रहा है? अपना
पॉपुलेशन तो बढ़ा रहा है लेकिन उसके साथ अपनी फैसिलिटी भी बढ़ा रही है। एजुकेशन सेक्टर काम कर रहा है, हेल्थ केयर काम कर रहे हैं, लोगों को रोज़गार दे रहे हैं सब। तो जापान इसके कारण ज़्यादा डेवलपमेंट है। तो वही कह रहा है कि बांग्लादेश और जापान में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन जापान काफ़ी अच्छा कंट्री माना जाता है। किससे? बांग्लादेश से। अगला जो पैराग्राफ आता है देखो, कह रहा है अगर आप और अच्छे से मतलब डिटेल में जानना चाहते हैं कि कैसे पॉपुलेशन को हम स्टडी करें, यानी किस तरीके से हम पता लगाएं कि पॉपुलेशन का और रीज़न क्या हो सकते हैं जिसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो यहाँ पर कुछ पिरामिड दिया गया है जिसकी वजह से आप और ज़्यादा डिटेल में पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से पॉपुलेशन क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, जैसे दिया गया है, ये पिरामिड दिख रहा है ना, इधर मेल है इधर फीमेल है। तो ये पिरामिड जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो और अच्छे से पता चलेगा। तो चलिए पढ़ते हैं इस पिरामिड को। दिया है ना, पहला हमारा पॉइंट आता है पॉपुलेशन पिरामिड शो, मतलब क्या ये दिखाना चाह रहा है, ये जो पिरामिड है हमारा ये क्या दिखाना चाह रहा है। तो चलिए जानते हैं। देखो ये पिरामिड है ना, इसमें से जितना जो पॉपुलेशन है वो क्या डिवाइड हुआ है दो ग्रुप में। एक 5 से 9 साल के बच्चे में और 10 से 14 साल के बच्चे में डिवाइड किया गया है इस पिरामिड में। उसके बाद सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि जो हमारा फीमेल और मेल है उनको भी हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं सब डिवाइडेड में। पहले क्या कर रहा है कि 5 से 9 और 10 से 14 साल को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, फिर क्या कर रहा है कि हम मेल और फीमेल को डिवाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमको पता लग सकेगा कि कितने एक कंट्री में कितने ज़्यादा मेल है और कितने ज़्यादा फीमेल हैं और कितना बच्चे हैं उसमें से कितना साल के हैं, जिसकी वजह से आप और डिटेल में पता लगा सकते हैं कि कौन से कंट्री का पॉपुलेशन रेट कितना है और कितना कम है, कितना हाई है। ठीक है, यही कहना चाह रहा था। देखो आप ऐसे ही पता लगा सकते हैं, मैंने बताया था स्टार्टिंग में, जो एरिया ज़्यादा फेवरेबल होगा लोगों के रहने के लिए, यानी कि उनके हित में होगा, वहाँ पर वाटर अच्छे मात्रा में होगा, खाना होगा, क्लाइमेट होगा, ठीक है, नेचर अच्छा होगा, रोज़गार मिलेगा, प्लेन एरिया होगा, फर्टाइल लैंड होगा, वहीं पर लोग ज़्यादा रहेंगे। वही यही मेन रीज़न है। पूरे किताब में आज जब पढ़ेंगे तो आपको जो क्या कर सकते हैं, उसको जो आंसर मिलेगा यही मिलेगा कि ये जो रीजन है 5-6, इन्हीं के कारण आबादी क्या होता है, घटती है और बढ़ती है। यही मेन रीजन है जिसकी वजह से आबादी घटती और बढ़ती है। जैसे मैं दिखा दे रहा हूँ, सब वही चीज़ लिखा है और कुछ नहीं लिखा है। जैसे यहाँ पर एक दिया गया पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ केन्या। केन्या यानी कि कंट्री मैंने बताया था ना, वहाँ पर बच्चे ज़्यादा पैदा भी होते हैं, ज़्यादा मर भी जाते हैं। तो दोनों बराबर हैं देखा जाए तो। देखिए यहाँ भी जो हमारा वायलेट वाला कलर है यहाँ भी बराबर है और फीमेल वाला भी बराबर है। ये था केन्या का। अब बातें हैं भारत का। देखो भारत में थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान से जब देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि जो फीमेल वाले हैं ना उनकी थोड़ा संख्या ज़्यादा है और जो मेल वाले हैं उनका संख्या भी क्या है, ज़्यादा है। लेकिन कब ज़्यादा है, जब वो 70+ हो जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि देखो ध्यान से देखेंगे जब, तो जब 70 पार हो रहे हैं मेल्स, कौन, आदमी यानी कि पुरुष जो है वो मर जा रहे हैं। देखो कहाँ ज़्यादा बढ़ा है, 74 तक जाते जाते लोग मर जा रहे हैं। लेकिन जो फीमेल्स हैं, इंडिया की बात हो रही है, जब 70 पार होती हैं तो पूरा 70+, 75+ तक जाती हैं। यानी कि जो मेल्स हैं वो 70 जाते जाते मर जा रहे हैं, लेकिन जो फीमेल्स हैं वो 75 पार कर ले रही हैं, यानी कि 75+ हो जा रही हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, ये भारत का पॉपुलेशन पिरामिड है। ठीक है, और ये सब लाइन ये जो दिख रहा है ना नंबर, ये एज है, यानी किस एज में। ठीक है, तो 19 साल में तो दोनों बराबर है, उसके बाद से घटना बढ़ना शुरू हो रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत किसको हो रही है, मेल्स को। कब, 70 साल बाद से। ठीक है, एक और दिया गया है यहाँ पर भी देख लीजिए, पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ जापान का है। देखो दोनों बराबर है, यानी कि मेल्स भी यहाँ पर बराबर हैं और फीमेल्स भी बराबर हैं 70 साल के बाद। यानी कि 70 साल के बाद जब वो 70 के हो जा रहे हैं, 70 साल के, तो मेल और फीमेल दोनों क्या रह रहे हैं, एक साथ मर रहे हैं। ठीक है, और बीच में भी 19 साल से लेकर 64 साल तक के बीच में भी दोनों बराबर हैं। ठीक है, और वही बचपन में भी वही हो रहा है। तो जापान इसीलिए आ गए क्योंकि यहाँ का बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों क्या है, इक्वल है, और यहाँ पर फैसिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है और कंट्री से, बांग्लादेश से। ठीक है, तो बस इतना ही था चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट ईयर क्लास 9 में, तब तक के लिए गुड लक, टेक केयर, थैंक यू।